देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि एसिड बेस को वाटर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर एसिड को आप वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन जनरेट होती है, H प्लस आयन। ठीक है, और H प्लस आयन में ये खासियत होती है कि वो हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाकर के कंबाइन हो जाती है। सो इट कंबाइन, ठीक है, सो इट कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन आयन मिल जाता है तो हाइड्रोनियन आयन बना लेता है H3O प्लस। तो समझ गए, जब वाटर सॉल्यूशन में हम कोई भी एसिड डालेंगे तो वो उसका जो H1 आयन बनता है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और वो जुड़ने से हाइड्रोनियन आयन बनाता है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और जब बेस की बात अगर कर लें, इन द सेम वे प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स OH माइनस आयन, ये OH माइनस आयन बेस के साथ मिलता है, और जबकि जो एसिड के साथ क्या होता है, H प्लस आयन मिलता है। तो देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, जब वाटर के साथ उसको मिक्स किया तो H3O प्लस मिल गया हमको और क्लोरीन गैस में रिलीज हुई। उसके बाद हाइड्रोजन आयन जो था उसको H2O के साथ प्लस करेंगे हम, ठीक है, प्लस, तो H3O प्लस मिलेगा। वो भी सेम वही चीज कह रहा है, हुआ ना इसमें, कि जब हाइड्रो किसी एसिड, आवाज आ रही है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो H1 प्लस आयन मिलता है। तो इन दोनों को मिलाने से सर आपको नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ, क्या हुआ? हेलो सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? चंचल सर आ रही है। बेटा, सर आपके वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है आयुष, ठीक है ना? हेलो। अरे उसको कोई मैसेज करो यार, एक सेकंड रुकना। देखो, तो जब एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, वाटर के साथ जब ये हम इसको मिक्स करते हैं या मिलाते हैं तो H3O आयन मिलता है। उसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन को H2O से मिलाएंगे तो वही बात हुई, H3O प्लस मिलेगा। लेकिन और बेस के साथ क्या होता है, अगर बेस के साथ जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको वाटर के सॉल्यूशन में हम डालते हैं, इस पे वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, Na प्लस मिलेगा एक्विनस, और OH माइनस ये निकलेगा हमारा बाहर। तो इसमें आप यहाँ कह सकते हो कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारा का सारा बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कलाई एक ऐसा, मैंने वैसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको एल्कलाई कहते हैं, एल्काई सॉरी। ठीक है, both acid and bases conduct electric current in their aqueous solution due to the presence of free ion। याद रखना कि कोई भी एसिड हो या बेस हो, ठीक है, अगर वो एक्विनस पोजीशन में हो, मतलब कि लिक्विड पोजीशन में हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। और क्यों होगा, क्योंकि उसमें फ्री आयंस होंगे। ठीक है, ओके। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, अगर एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेसेज टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखो, अगर ये एसिड है, आप क्या करेंगे कि इसको बेस के साथ आप मिक्सअप करते हो, दोनों को एक में ही डाल दो, एसिड के वाले में ही आप बेस भी डाल दो, तो क्या होगा, इससे एक तो सॉल्ट बन जाएगा। मतलब अब किसी भी एसिड में बेस को मिलाओ या बेस में एसिड को मिलाओ, एक दूसरे अगर से साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो सॉल्ट बनाएंगे। मतलब ना तो अब वो एसिड रहेंगे और ना ही वो बेस रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ वाटर भी बनाते हैं। इन रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस। अब देखो, मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, वहीं पे क्लियर हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे आइए, वहां ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
मान लीजिए कि कोई एक बीकर है आपका, ठीक है, ये बीकर है, इसमें है एसिड, ठीक है। अब इसमें कहीं से भी अगर आप बेस को ला करके डाल देते हो, ठीक है, आप अगर इसमें बेस को ला करके डालते हो तो क्या होगा, ये जो पहले एसिड था ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि इसका कोई भी असर नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, और ये क्या सॉल्ट बन बन जाएगा, जाएगा, क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्ट बन बिल्कुल जाएगा। ये सॉल्ट बन गया। सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो ना एसिड हो ना बेस हो, ठीक है। तो किसी भी एसिड वाले सॉल्यूशन में अगर बेस डाल देते हो तो बेस एसिड को जाकर के न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब सॉल्ट बना देगा, ठीक है। उसी तरह मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं और ये बोलूं आपको कि अगर मान लीजिए कि कोई बीकर है और उसमें बेस है पहले से, ठीक है, बेस है, और अगर आप बेटा उसमें एसिड डाल देते हो, ठीक है, आप क्या डालते हो, एसिड अगर डालते हो तो वो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस फिर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो एसिड में बेस को डालो या बेस में एसिड को डालो, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देंगे और उससे वाटर रिलीज होगी, याद रखिएगा। देखिए वही बात आगे भी कही गई होगी। Example, acid nullifies reduces the effect of base and vice versa, thus the reaction known as neutralization reaction। जब भी आप एसिड में बेस को डालते हो या बेस में एसिड को डालते हो तो जो रिएक्शन होता है उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे शिवा भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसा कि देखो बेस के साथ जब एसिड मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर, उसी तरह इसमें भी वही होगा। Here H represents hydrogen, ये H दिख रहा है हाइड्रोजन एटम, एंड M represent कौन सा है भाई, ये मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है शायद, सॉरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। M represent आप लोग की बुक में तो नहीं होगा, चलो ठीक है और दूसरा देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर here H represent हाइड्रोजन एटम एंड M represent डैश एटम्स, H प्लस, यहाँ देखो H प्लस प्लस OH माइनस, ये जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, H2O बनाएंगे। मतलब ये जो H प्लस था आपको मैंने बताया था ना कि एसिड से मिलता था, और OH किससे मिलता था, बेस से। जब भी किसी एसिड में आप अगर या वाटर सॉल्यूशन में एसिड डालते थे तो H प्लस आयन मिलता था, और जब भी किसी बेस में OH माइनस सॉरी बेस में वाटर में बेस को डालते थे तो OH माइनस सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो H2O वाटर, आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इन दोनों को इस बेस और इस एसिड को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl मिलेगा जो कि न्यूट्रलाइज होता है, और H2O वाटर बनेगा, ठीक है। आगे देखें, देखिए इफेक्ट ऑफ डिल्यूजन ऑन एन एसिड और बेस। किसी भी चीज में एसिड या बेस डालते हैं तो उसके डिल्यूजन में, मतलब कि घोलने की शक्ति में क्या असर पड़ता है। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डिल्यूजन। आप जब किसी भी वाटर में, ठीक है, एसिड या बेस को डालते हो तो उस प्रोसेस को डिल्यूजन कहते हैं। रिजल्ट इन डिक्रीज इन द concentration of per unit volume and the acid or base is to be diluted। देखो जब भी वाटर में आप कोई एसिड या बेस को डालते हो तो होता क्या है कि उस एसिड या बेस सॉरी उस वाटर का जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो क्या कहते हैं डेंसिटी है, वो कम होने लगती है, घटने लगती है, और जिसके चलते क्या होता है, बेस या एसिड उसमें घुलने लगती है। जैसे और क्लियर करते हैं, देखिएगा when acid और base is added to water, अगर हम एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं, डालते हैं, their molecules disassociate to forms ion, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिखर जाते हैं और आयन बनाते हैं। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप वाटर के साथ मिलाते हैं तो मैंने बताया था ना H3O प्लस आयन मिलता है, और जो क्लोरीन है
वो बाहर चली जाती है, क्लोरीन पे ये माइनस आयन आ जाता है। उसी तरह वाटर के साथ आप अगर H+ आयन डालते हो, जैसे कहाँ जा रहे हो यार, सॉरी, मतलब एसिड डालते हैं तो H3O+ आयरन या हाइड्रोनियन आयन बनता है। ये तो एसिड वाला था फॉर्मूला। अब अगर आप बेस की देखो, NaOH जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सोडियम और OH- आयन, वही तो बात है। तो फिर यहाँ इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, dissolving an acid or base in water is a highly exothermic or heat generating reaction, so care must be taken while doing it. जब कभी भी आप एसिड को या बेस को वाटर के साथ मिलाते हो तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब कि जब भी एसिड या बेस को आप वाटर में डालोगे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, इसलिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। The acid must always be added slowly to water with constant stirring. आप जब भी कभी वाटर में एसिड डालोगे तो उसके साथ तभी डिल्यूट होगा जब आप उसको कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे हिलाते रहो, उसको स्टीर करते रहो। चम्मच से कैसे हम लोग मिलाते रहते हैं, तभी जाकर के वो अच्छे से उसमें डिल्यूट हो पाएगा। Water should not be added to concentrated acid because if water is added, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. आप ज्यादा कंसेंट्रेटेड एसिड को नहीं डाल सकते वाटर में। अब कहोगे सर अब तो नींबू में भी एक एसिड है, लेमन जूस, लेमनाइट जो होता है, सॉरी लेमन जूस जो होता है, तो भाई नींबू जो होता है वो छोटा लेस कंसेंट्रेटेड एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह थोड़ी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप पानी में नहीं डाल सकते, अगर आप डालोगे तो ज्यादा से क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है और उससे ना छींटे पड़ेंगे, जिससे कि क्या होता है कि बर्न हो सकता है, जल सकते हो। ये समझ में आया भाई आप लोग को, ये नहीं है, ये बताइए। शिवा, शिवा सो गया क्या? ले चंचल, यस सर। इसको आपको समझ में आया? यस सर। शिवा कहाँ गया? योगेश, शिवा हाँ सर। कहाँ थे भाई, बाथरूम गए थे क्या? यस सर। वॉशरूम करने कराइए गया था। सर। पापा का फोन आ गया, सर पापा का फोन आया था इसलिए। चलो ध्यान दो यहाँ, देखो वॉशरूम चला गया था। मैंने कहा नहीं बाथरूम गया था। सर एक बार फिर से समझा दो, पापा का कॉल आ गया था। कोई नहीं बेटा, समझ में आ जाएगा आपको, वहां मैंने बताया है ना, आप वीडियो देखना घर पे तो क्लियर होगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट इसी पे पूरा क्लास निकल जाएगा। इंडिकेटर्स देखिए क्या होता है, ये आपने 8 क्लास में, आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो पता हो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू द एसिड और एन alkyl solution. Indicators can be classified in the following ways. आपको तो ये 8 क्लास में बच्चों को बताया था, इंडिकेटर होता है ना वो लिटमस पेपर, टर्मरिक, है ना, चाइना रोज, ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। और फेनोफेथलिन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अब मान लो कोई चीज एसिड है या बेस है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, क्योंकि कोई चीज खट्टी है या कड़वी है, सब चीज को टेस्ट करके थोड़ी हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या ये बेस है। और जहर हुआ तो सीधे भोले के दर्शन सावन के महीने में। तो इसलिए इंडिकेटर का आविष्कार किया गया, इंडिकेटर बनाया गया, ठीक है। और इंडिकेटर किस तरह काम करता है देखते हैं। These indicators are found in nature in the plants. Litmus solution is a purple colored dye extracted from the lichen plant belonging to the division Thallophyta. अब देखो, लाइकेन एक प्लांट होता है जो अपने पर्पल कलर में होता है, उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। उसको वहां से निकाला जाता है और एक लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। उसको पेपर पे लगा के लिटमस पेपर बना लेते हैं। और ये जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको इस डिवीजन को थैलोफाइटा कहा जाता है, ठीक है। मतलब लाइकेन प्लांट से जो लिटमस निकाला जाता है वो किस प्रोसेस से निकाला जाता है, थैलोफाइटा से।
अब देखो ये जो चार्ट है ध्यान से देखना, इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सम नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस है, एसिड में डालोगे तो इसका कलर रेड होगा, ठीक है, और अगर एल्काइल मीडियम में डालोगे, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बेस में, तो ब्लू। रेड कैबेज जूस, मतलब कि जो गाजर का जूस होता है, अगर उसमें एसिड में डालोगे तो रेड रहेगा, जबकि अगर आप बेस में डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब कि गाजर का जूस अगर किसी चीज में डालते हो ग्रीन हो जाए, इसका मतलब कि वो बेस था, और रेड रहे, इसका मतलब वो एसिड था। टर्मरिक जूस, हल्दी का अगर घोल बनाते हैं और अगर एसिड में डालते हैं तो येलो रहेगा, और अगर आप उसको बेस में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा ब्राउन रेड कलर का। अगर हाइड्रेंसिया प्लांट का जो फ्लावर है उसको अगर आप इसमें डालेंगे एसिडिक मीडियम में तो ब्लू होगा, और बेस में डालेंगे तो पिंक, ठीक है, ये है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो चीजें होती हैं। तो फेनोल्फेथलीन जो होता है एसिड में कलरलेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा, वाटर, वाटर में डालेंगे फेनोल्फेथलीन को तो कोई कलर नहीं होगा, बेस में डालेंगे तो पिंक, और अगर एसिड में डालेंगे तब भी कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, अगर इसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड, बेसिक में डालेंगे तो येलो, और नेचुरल सॉल्यूशन मतलब कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में सॉल्ट में रखेंगे तो ऑरेंज, ठीक है। मतलब अपने कलर में तो ये ऑरेंज होता है, फेनोल्फेथलीन भी कलरलेस होता है अपने आप में, लेकिन जैसे ही फेनोल्फेथलीन को बेस में डालेंगे तो पिंक, और एसिड में डालेंगे तो जैसे कहते हैं ऐसा, मतलब कि कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज भी अपने रियल कलर में तो ऑरेंज होता है, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो येलो, और अगर एसिड में डालेंगे तो रेड, ठीक है। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो देखो। Those substance which color changes in acidic or basic medium are called olfactory indicators. देखिएगा, ऐसी सब्सटेंस जो एसिड और बेस में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर चेंज, सब्सटेंस ऑर्डर चेंज मतलब, सॉरी गलती से बोल गया मैं, कलर नहीं ऑर्डर, मतलब कि महक, जो उसकी स्मेल होती है वो चेंज हो जाए, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब ये देखिए, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ओनियन कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वनीला और ओनियन को इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, और देखिए कैसे, द स्मेल ऑफ दिस टू इंडिकेटर्स can be detected in presence of acid only but not in the presence of base. अगर आप किसी लिक्विड में या किसी सॉल्यूशन में ऑनियन को, ठीक है, या वनीला को डालते हो और ऑनियन की खुशबू ऑनियन की तरह हो और वनीला की स्मेल या ऑर्डर वनीला की तरह ही हो, तो इसका मतलब है कि वो एसिड था। और अगर बेस में डालते हैं तो क्या होगा, उसका टेस्ट पता ही नहीं, सॉरी उसकी जो स्मेल है ऑर्डर है वो आपको पता ही नहीं चलेगी। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया जो स्मेल के द्वारा पहचाना जा सकता है, बेस में प्याज को या वनीला को डालोगे तो उसका स्मेल नहीं आएगा, तो मतलब कि वो बेस है, और एसिड में डालेंगे तो जैसा उसका स्मेल होता है वैसा ही होगा, इसका मतलब एसिड है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, a universal indicator is used, which is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. देखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जिसमें एक से अधिक इंडिकेटरों को मिक्सअप करके बनाया जाता है, और इसमें कोई किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, इट शो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर, कितना कौन सा एसिड कितने कितने कंसंट्रेशन का है, ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या एक्सेस है, इस तरह के क्राइटेरिया को आप देखो तो कम से ज्यादा की तरफ कंसंट्रेशन में कलर अलग अलग चेंज होते जाते हैं, ठीक है, एसिड और बेस के। और वो किस कारण से होते हैं,
और उसमें ये भी देखा जाता है कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एन इन सोल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जिसमें एक से अधिक इंडिकेटर्स को यूज करके वो इंडिकेटर बनाया जाता है। और किसी भी सबस्टांस के अंदर, ठीक है, बेस किस कंसंट्रेशन में है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसी भी सबस्टांस में एसिड किस कंसंट्रेशन में कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से कलर चेंज होता है उसमें। इसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। अब कोई बेस और एसिड कितने स्ट्रेंथ की है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, वो देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है, और OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय देम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, सॉरी, कोई भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि किसमें H प्लस आयन कितना ज्यादा है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। आपको पता है ना H प्लस आयन कहाँ आता है, एसिड में, और OH माइनस किसमें कितना ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जैसा कि मैंने कहा, किसी एसिड में जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड कहा जाएगा। और सिमिलरली, लार्जर द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। और किसी भी बेस में जितना ज्यादा OH माइनस आयन आएगा उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है। अब देखो, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस, देख सकते हैं। OH माइनस बेस में होता है, H प्लस एसिड में होता है। 7 जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है। अब 7 से जितना ज्यादा कम होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक, मतलब कि 6 है तो थोड़ा ज्यादा एसिडिक, 5 है तो उससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन, 4 है तो बहुत ज्यादा, 3, 2, 1 है तो और भी ज्यादा, और 0 है तो बिल्कुल एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा हो गया, प्योर एसिडिक हो गया। बेस में देखेंगे तो 7 से 14 के बीच में, जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाती है। और न्यूट्रल में क्या, सॉरी, एसिड में 7 से जैसे जैसे कम होते जाते हैं एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। समझ में आया नहीं आया ये वाला योगेश? भाई बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? योगेश नहीं है क्या? अच्छा, नो सर। शिवा तुम्हें समझ में आया ये वाला? कहाँ रहते हैं ये बच्चे यार, पढ़ा किसको रहे हैं शिवा? हाँ सर सर। बेस वाला दोबारा से बता दो। अरे हम बता देंगे भाई, तो कोई उधर से रिप्लाई भी तो करें, पढ़ा रहे, एक गोल हो गया दूसरा बोल नहीं रहा। यस सर। नो सर, यस सर। अरे 7 जो होता है ना, पीएच वैल्यू, किसी भी सबस्टांस को ये देखा जाता है कि वो एसिडिक है, कितना ज्यादा एसिडिक है, बेसिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, इसको देखने के लिए पीएच वैल्यू पता के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है मतलब कि वो सॉल्ट है, ठीक है। अगर वाटर की पीएच वैल्यू 7 है, 7 के करीब होती है, इसका मतलब ना तो उसमें कोई भी तरह का एसिड है ना बेस है, प्योर सॉल्ट है। और अगर मान लो 7 से कम होता जा रहा है पीएच वैल्यू, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, या बिल्कुल 0 हो जाए, तो इसको एसिडिक माना जाएगा। जैसे जैसे आप 7 से 0 की ओर बढ़ते जाएंगे उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। और जैसे ही 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे, तो जैसे जैसे 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाता है, मतलब वो उतना ही स्ट्रांग बेस बनता जाता है। इसमें कुछ समझने वाली बात है? कमाल कर रहे हो यार तुम लोग। चलो, द पीएच स्केल क्या होता है ये कल आप लोग, एक सेकंड देखते हैं कितना पेज इसमें बाकी है। फर्स्ट चैप्टर तो आ रहा है ना शिवा?
क्या सर? फर्स्ट चैप्टर तो आ रहा है ना? हाँ सर, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड